नमस्कार सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहद महत्वपूर्ण प्रस्तुति में, जिसका शीर्षक है प्रभावी प्रस्तुतियों के लिए शरीर की भाषा में महारत। आज हम बात करेंगे कि कैसे गैर मौखिक कौशलों के माध्यम से हम अपने संचार को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और दर्शकों की सहभागिता को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस विशेष प्रशिक्षण कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम प्रस्तुतियों के दौरान बॉडी लैंग्वेज में माहिर बनना सीखेंगे। यहां आपका लक्ष्य होगा कि आप न केवल अपने बोलने के कौशल को निखारें, बल्कि अपने शरीर की भाषा के माध्यम से भी प्रभावी ढंग से संवाद कर सके। पेशेवर माहौल में आपकी प्रस्तुति की ताकत केवल आपके शब्दों तक सीमित नहीं रहती, आपके हाव भाव, मुद्रा, आँख। आज हम सीखेंगे कि शरीर की भाषा को कैसे प्रभावी रूप से समझें और उपयोग करें। पहला उद्देश्य है शरीर की भाषा की व्यावहारिक समझ प्राप्त करना, ताकि हम अपनी प्रस्तुतियों में इसे सही तरीके से लागू कर सकें। दूसरे, हम सीखेंगे कि चेहरे के भाव, हावभाव और शारीरिक आंदोलनों को सचेत रूप से कैसे निगरानी करें और उनकी व्याख्या करें। तीसरा उद्देश्य है अपनी गैर मौखिक जब हम प्रस्तुतियों की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जिससे हम अपने संदेश को और भी गहराई और ईमानदारी के साथ पहुंचा पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज अनोखी भावनाओं और इरादों को सामने लाती है, जिससे दर्शकों को हमारे शब्दों के साथ साथ पूरक संकेत भी मिलते हैं जो प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसके अलावा चेहरे की अभिव्यक्तियां हमारी भावनाओं का आईना होती हैं। वे दर्शकों को यह दिखाती हैं कि हम प्रस्तुति के प्रति कितने जुड़े और ईमानदार हैं। जब हमारा चेहरा हमारी बातों के साथ मेल खाता है, तो इससे हमारा विश्वास और प्रभावशीलता दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए उचित बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की अभिव्यक्तियां आपके संदेश को मजबूती से पेश करने में मदद करती हैं। मुद्रा प्रस्तुतियों में हमारी प्रभावशीलता को काफी बढ़ा देती है। जब हम एक आत्मविश्वास भरी और पेशेवर मुद्रा अपनाते हैं, तो यह हमारे श्रोताओं को यह संदेश देता है कि हम विषय में पारंगत हैं और अपनी बात को गंभीरता से लेते हैं। इसके अलावा कंधे थोड़ा ऊपर और छाती खुली रखकर सीधे खड़े रहना न केवल एक सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है, बल्कि संवाद में भी हाथ प्रस्तुतियों में हमारी सबसे प्रभावशाली शरीर की भाषा होती है। वे हमारे शब्दों को मजबूती से संप्रेषित करने में मदद करते हैं और दर्शकों के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। जब हम स्पष्ट और समन्वित हाथ के इशारों का उपयोग करते हैं, तो ये न केवल हमारे भाषण में ऊर्जा जुड़ता है, बल्कि हमारे मुख्य विचार भी आसान और प्रभावी तरीके से समझ में आते हैं। इसके विपरीत या गति हमारे शरीर भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ हाथों या पैरों की हरकत नहीं होती, बल्कि यह आपके विचारों और भावनाओं को और भी स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने में मदद करती है। जब हम सही तरह से गति का इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारे संदेश को और मजबूत बनाता है और सामने वाले तक आसानी से पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम अपनी गतियों को सोच समझकर और जानबूझकर नियंत्रित करें, तो यह हमारे प्रस्तुतिकरण में एक तरह की जीवंतता और स्पष्टता लाती है। ये दर्शकों को ज़्यादा जुड़ाव महसूस कराता है और आपकी बातों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसलिए गति का सही और उद्देश्यपूर्ण उपयोग हमारे संचार को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। चेहरे के भाव हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ये केवल शब्दों से कहीं अधिक कहते हैं और हमें दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करवाते हैं। जब हम अपने चेहरे पर सच्ची भावनाएं दिखाते हैं, तो हमारा संदेश तुरंत प्रामाणिक और विश्वसनीय बन जाता है। खासकर एक जेन्युइन मुस्कान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये न केवल एक दोस्ताना माहौल। आंखों का संपर्क प्रस्तुति के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न केवल आपके विश्वास को बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों का ध्यान भी आकर्षित करता है। संतुलित आंख वितरण का मतलब है कि आप अपने पूरे दर्शक वर्ग को समान रूप से देख रहे हैं, जिससे बड़े समूह में भी एक व्यक्तिगत संवाद की भावना उत्पन्न होती है, जो आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करता है। एक जरूरी बात यह है कि लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति को घूरने से बचें, क्योंकि इससे असहजता पैदा हो सकती है। साथ ही बार बार फर्श या छत की ओर देखना भी दर्शाता है कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। पूरे कमरे में बैठी सभी दर्शकों को शामिल करना जरूरी है, ताकि वे सभी जुड़ा हुआ महसूस करें और उनकी भागीदारी बढ़े। अंत में बार बार और सही समय पर आंखों का संपर्क बनाए रखना सबसे अहम है।
क्योंकि यही तरीका प्रतिभागियों को व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराता है और आपकी प्रस्तुति को प्रभावी बनाता है। जब हम प्रस्तुति दे रहे होते हैं तो नर्वस आदतें जैसे बार बार थपथपाना या बालों से छेड़छाड़ करना अपने आप निकल सकती हैं। ये छोटी छोटी आदतें हालांकि हमें आराम देने का प्रयास होती हैं, लेकिन वे दर्शकों का ध्यान हमारे मुख्य संदेश से हटाती है। इसका मतलब है कि हमारी पेशेवर छवि प्रभावित हो सकती है और हमारा प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी। जब हम अपनी आवाज़, सांस और शारीरिक भाषा को मिलाकर समन्वय करते हैं तो हम एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश देते हैं। हमारी आवाज़ और सांस लेने का तरीका हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, और जब ये बातें शरीर की भाषा के साथ ठीक से मेल खाती हैं तो हमारा संचार और भी प्रभावशाली हो जाता है। गहरी और स्थिर सांस लेना इस पूरे प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल आपकी आवाज़ को अधिक ताकतवर और स्पष्ट बनाता है, बल्कि यह आपकी चिंता को भी कम करता है। जब सांसें धीरे धीरे और स्थिर होती हैं तो आपकी बोलने की शैली में निश्चय और स्पष्टता आती है, जिससे आपका संदेश बेहतर तरीके से सामने वालों तक पहुंचता है। हर दर्शक की अपनी एक अलग संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि होती है जो उनकी शरीर की भाषा को समझने के तरीके को प्रभावित करती है, इसलिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से अनुकूलित करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर कहीं खुला हाथ दिखाना स्वागत का संकेत माना जाता है तो कहीं इसे आक्रामकता के रूप में देखा जा सकता है। जब हम अपने दर्शकों की भावनाओं, शारीरिक भाषा का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में काफ़ी भिन्न होता है और ये कभी भी सार्वभौमिक नहीं होती। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एक संस्कृति में सामान्य या स्वागत योग्य हो वही दूसरी संस्कृति में अनुचित या टकरावपूर्ण लग सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृतियों में सीधे आंखों का संपर्क बनाए रखना सम्मान और आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है। जब हम प्रस्तुति देते हैं तो सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं होता, हमें अपने दर्शकों की गैर मौखिक प्रतिक्रियाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारा संदेश कितना प्रभावशाली रहा और दर्शक कितना जुड़ा हुआ है। दर्शकों के चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज या मुद्रा और उनकी आंखों की गतियाँ, ये सब हमें उनके रुख और उत्साह का अहम परिचय देती हैं। इन्हें जब हम मुख्य शब्दों के साथ अपनी शारीरिक भाषा को मेल करते हैं तो यह हमारी प्रस्तुति की प्रभावशीलता को काफ़ी बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर जब आप सफलता या प्रगति जैसे सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आपके चेहरे के भाव खुले और स्वागतकारी होने चाहिए। साथ ही हाथ के इशारे भी सहायक और उत्साहपूर्ण होने चाहिए। इससे दर्शकों को आपकी बातों से जुड़ने में प्रस्तुति के दौरान भौतिक बाधाएं अक्सर हमारे संचार को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से संभालना जरूरी है। सबसे पहले अवरोधक उपकरणों जैसे माइक्रोफोन या स्पीकर की स्थिति का ध्यान रखें ताकि वे आपकी हाथ की हरकतों को रोके नहीं। इससे आपका संप्रेषण सहज और प्रभावी बना रहता है। दूसरा, स्थान का कुशल उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अपने मूवमेंट की योजना ऐसी बनाएं कि आप दर्शकों के साथ लगातार आंखों में आंख संपर्क बनाए रख सके, जिससे जुड़ाव बढ़ता है। तीसरा, आप फर्नीचर या अन्य भौतिक वस्तुओं को रणनीतिक रूप से शामिल करके अपनी प्रस्तुति में जीवंतता ला सकते हैं और ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। चौथा, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ की हरकतें साफ दिखाई दे। इसके लिए खुद को उन भौतिक तत्वों के आसपास इस तरह रखें कि आपकी अभिव्यक्तियां स्पष्ट रहें। अंत में, तैयारी के दौरान इन बाधाओं को सक्रिय रूप से पहचानकर समाधान ढूंढना चाहिए ताकि आपके संदेश की स्पष्टता कभी प्रभावित न हो। यह सब मिलकर आपकी प्रस्तुति को और प्रभावशाली और प्रभावी बनाता है। जब हम उपस्थिति की बात करते हैं तो इसे हम शारीरिक भाषा से अलग नहीं कर सकते। आपकी पहली छवि, जो कि आपकी उपस्थिति होती है, वह सामने वाले के मन में शुरुआती प्रभाव बनाती है, जो बाद में आपके शारीरिक भाषा के संकेतों के साथ जुड़ जाती है। यही कारण है कि आपका दृश्य प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है आपके कपड़े और स्वयं की देखभाल। उचित पोशाक, अच्छी व्यक्तिगत सफाई और एक साफ सुथरी उपस्थिति मिलकर आपके पेशेवर चेहरे को मजबूत करती है। इससे दर्शकों का आप पर विश्वास बढ़ता है, जो किसी भी प्रस्तुति में सफलता के लिए जरूरी होता है।
प्रस्तुति में संगति भी एक अहम भूमिका निभाती है। जब आपकी उपस्थिति और आपकी प्रस्तुतिकरण शैली में तालमेल होता है तो आपका संदेश ज़्यादा प्रभावी और विश्वसनीय बनता है। यह संगति दर्शकों को आपके विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा आपकी उपस्थिति आपके स्वप्रस्तुतिकरण को भी प्रभावित करती है। कैसे आप खुद को व्यक्त करते हैं और आपके चेहरे के भाव क्या होते हैं। एक उचित उपस्थिति आपकी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में मदद करती है। अंत में यह जरूरी है कि उपस्थिति के सभी तत्वों का सामंजस्य बना रहे। कपड़े, हाव-भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा सभी एक साथ मिलकर आपके संदेश को सबसे प्रभावी रूप में संप्रेषित करते हैं। यही सामंजस्य आपके संवाद को सफल बनाता है। जब किसी प्रस्तुति के दौरान अप्रत्याशित शारीरिक परिस्थितियां सामने आती हैं तो सबसे पहले हमें स्थिति की सही प्रकृति को पहचानना जरूरी होता है। क्या यह तकनीकी समस्या है, दर्शकों की कोई व्याकुलता है, या शायद वक्ता खुद किसी शारीरिक चुनौती से गुजर रहा है। कारण की समझ हमें सही प्रतिक्रिया देने और उचित कदम उठाने में मदद करती है। इसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांत गति, नियंत्रित चेहरे के भाव और आत्मविश्वासी मुद्रा अपनाकर हम दर्शकों को आश्वस्त कर सकते हैं। सकारात्मक गैर-मौखिक संकेत न केवल हमारी पेशेवर छवि बनाए रखते हैं बल्कि दर्शकों का ध्यान भी व्याकुलता से हटाते हैं। यदि स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो तो नियंत्रण फिर से पाने के लिए कुछ समय लें, गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। मौन में सोचने का यह पल हमारे पेशेवर रवैये को दर्शाता है और मुश्किल वक्त में सुकून लौटाने में मदद करता है। फिर ध्यान को पुनः दर्शकों की ओर मोड़ना जरूरी होता है। एक कोमल मुस्कुराहट या दर्शकों की भागीदारी के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास करके हम उनकी प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ये आसान कदम किसी भी बाधा के बावजूद संवाद को जीवंत और सकारात्मक बनाए रखते हैं। अंत में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयारी रखें। प्रस्तुति से पहले संभावित चुनौतियों को सोचकर उपकरण और रणनीतियों से खुद को लैस करें। यह तैयारी हमें आत्मविश्वास देती है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में दक्षता से काम करने में मदद करती है। आत्मविश्वास किसी भी प्रस्तुति की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। बिना आत्मविश्वास के आपका संदेश प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता। अब शारीरिक भाषा एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हम अपने अंदर की चिंता को छुपाकर बाहर आत्मविश्वास दिखा सकते हैं। इसके जरिए आपके दर्शक ये महसूस करते हैं कि आप अपने विषय पर काबू रखते हैं और आपका विश्वास उन्हें भी प्रभावित कर। बात करें आत्मविश्वासपूर्ण शारीरिक भाषा की तो कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सीधे खड़े होना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, जबकि खुले हाथ की मुद्राएं इस बात का संकेत देती हैं कि आप भरोसेमंद और ईमानदार हैं। साथ ही स्थिर नेत्र संपर्क आपके संवाद को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इससे दर्शक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और आपकी बातों पर। जब हम दर्शकों के साथ संवाद करते हैं तो सिर्फ हमारे शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारे गैर मौखिक संकेत भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए सक्रिय सुनवाई दिखाने के लिए हम थोड़ा आगे झुक सकते हैं या सिर हिलाकर अपनी रुचि और ध्यान को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिक्रियाशील गतिविधियां जैसे मुस्कुराना, हाथ से अभिवादन करना या अपनी। जब हम तनाव प्रबंधन की बात करते हैं तो मुद्रा और शारीरिक आंदोलनों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सबसे पहले एक स्थिर मुद्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इससे आप खुद को स्थिर और केंद्रित महसूस करते हैं, खासकर जब आप बड़े समूहों के सामने बोल रहे होते हैं। अपने शरीर की हरकतों को सचेत रूप से नियंत्रित करना इस दबाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता। इसके साथ ही सही मुद्रा अपनाना आपकी आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप आत्मविश्वास से खड़े होते हैं तो आपकी चिंता कम हो जाती है और आपको स्थिति पर नियंत्रण रखने का एहसास होता है। यह मानसिक स्थिति आपकी प्रस्तुति को काफी मजबूत बनाती है। इसी तरह जानबूझकर किए गए हाथ के संकेत भी बेहद मददगार होते हैं। ये संकेत आपकी बातों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं और घबराहट को रचनात्मक तरीके से कम करते हैं, जिससे आपका संदेश और प्रभावी बनता है। लेकिन केवल समझना ही काफी नहीं है। इन सभी शारीरिक आंदोलनों का नियमित अभ्यास और तैयारी जरूरी है।
इससे आपका प्रदर्शन स्वाभाविक और प्रभावी बनता है। अंत में, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और पेशेवर बने रहना जरूरी होता है। यह दिखाता है कि आप स्थिति को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पा रहे हैं, जो प्रभावी तनाव प्रबंधन का सबसे अहम हिस्सा है। शारीरिक भाषा का प्रभाव सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह वक्ता के मनोविज्ञान पर भी गहरा असर डालती है। जब हम मजबूत और आत्मविश्वासी मुद्राएं अपनाते हैं, जैसे सीधे खड़े होना और खुले हाथों से इशारा करना, तो हमारा मस्तिष्क इन संकेतों को सकारात्मक रूप में स्वीकार करता है। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जो प्रस्तुति के दौरान साफ महसूस किया। प्रस्तुति से पहले शारीरिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए हम खिंचाव अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारे मांसपेशियों में लचीलापन आता है और तनाव कम होता है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना फायदेमंद होता है, क्योंकि यह हमारे मन को शांत करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है। मुलायम आंदोलनों से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। अब मानसिक तैयारी की बात करें तो सकारात्मक कल्पना तकनीकें बहुत प्रभावशाली होती हैं। इसका मतलब है कि हम एक सफल प्रस्तुति की मानसिक तस्वीर बनाएं और उसके अच्छे परिणामों की कल्पना करें। इससे हमारी सहनशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह की मानसिक छवियां हमें तनाव से लड़ने में मदद करती हैं और हम अधिक केंद्रित रह पाते हैं। इन दोनों तरह की तैयारियों से शरीर की भाषा को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद मददगार साबित होता है। उदाहरण के तौर पर, अपनी प्रस्तुति को कैमरे से रिकॉर्ड करना आपके लिए एक मूल्यवान तरीका है, जिससे आप अपनी हरकतों, चेहरे के भाव और मुद्रा को हांगुल चीनीक्षर अंदाज में देख सकते हैं। इससे आपको खुद में मौजूद अनजाने आदतों या गलतियों का पता चलता है और आप प्रतिक्रिया के माध्यम से बॉडी लैंग्वेज कौशल विकसित करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है लक्षित निरीक्षण प्राप्त करना। प्रतिक्रिया हमें उन गैर मौखिक संकेतों को पहचानने में मदद करती है जो हम अक्सर खुद अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद संचार की स्पष्टता का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होता है, यह देखने के लिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे इरादे को कितनी प्रभावी ढंग से अभ्यास परिदृश्यों के माध्यम से आत्मविश्वास का निर्माण एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जब हम एक सिम्युलेटेड वातावरण में अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी बोलने की कला पर नियंत्रण मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे समूह या कुछ के सामने प्रदर्शन करने से चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा की जांच का मौका मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से एक अनूठी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, जो उनकी विभिन्न संचार शैलियों को दर्शाती है। कुछ लोग अपनी उत्साह को बड़े और स्पष्ट आंदोलनों से दिखाते हैं, जबकि कुछ अधिक सूक्ष्म और संयमित तरीके से संवाद करते हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना वक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे अपनी प्रस्तुति को विविध दर्शकों के अनुसार प्रस्तुति के दौरान मौन का उपयोग एक बहुत ही ताकतवर शैक्षिक उपकरण की तरह होता है। जब हम जानबूझकर कुछ समय के लिए बोलना बंद करते हैं, तो यह हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी को समझने और संसाधित करने का अवसर देता है। इस मौन को केवल चुप रहने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे हमारे शारीरिक भाषा के साथ पूरी तरह से मेल करना चाहिए। जब हम दृश्य उपकरणों जैसे स्लाइड्स, बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो यह हमारे शारीरिक आंदोलनों और दर्शकों के साथ हमारी बातचीत पर सीधे प्रभाव डालता है। इसका मतलब है कि हमें अपने हावभाव को इन उपकरणों के साथ इस तरह समन्वित करना चाहिए कि दर्शकों का ध्यान कहीं और न भटके। सही समन्वय से न केवल प्रस्तुति की सुगमता बढ़ती है, बल्कि प्रस्तुति के दौरान थकान और थकावट को पहचानना सबसे पहला कदम है। शारीरिक और मानसिक थकान हमारे प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकती है। तेज सांस लेना, मांसपेशियों में तनाव महसूस होना या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसे संकेत हमें बता सकते हैं कि थकान बढ़ रही है, इसलिए इन्हें पहचानना जरूरी है। इसके बाद अपनी सांसों को नियंत्रित करना और संतुलित मुद्रा बनाए रखना बहुत मददगार होता है। नियमित रूप से गहरी और शांत सावधानीपूर्ण सांसें लेने से न केवल थकान कम होती है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। साथ ही सही और आरामदायक मुद्रा बनाए रखने से शारीरिक तनाव कम होता है और आपका मन भी ताजगी महसूस करता है। लंबी प्रस्तुतियों में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी आवश्यक है। ये छोटे विराम आपके दिमाग और शरीर दोनों को तरोताजा करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप अपने फोकस को
लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। गतिशील और आकर्षक बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना आपकी उपस्थिति को मजबूत बनाता है, भले ही थकान हो। एक्टिव बॉडी लैंग्वेज आपके ऊर्जा और आत्मविश्वास को दर्शाती है, जो दर्शकों पर अच्छा प्रभाव डालती है। अंत में, शारीरिक और मानसिक दबाव से प्रभावी ढंग से निपटना आवश्यक है। सजग रणनीतियों का उपयोग करके हम थकान को नियंत्रित कर सकते हैं और प्रस्तुति की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। सही तकनीकों को अपनाने से हम इन चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं और एक प्रभावशाली प्रस्तुति दे पाते हैं। इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वार्षिक डेवलपर सम्मेलन में प्रभावी गैर मौखिक संचार का कैसे उपयोग किया। उन्होंने जानबूझकर शारीरिक भाषा की रणनीतियां अपनाई ताकि एक परिष्कृत दर्शक के साथ मजबूत संबंध बन सके। खासतौर पर आंखों का संपर्क और खुले चेहरे के भावों ने दर्शकों की भागीदारी को 30% तक बढ़ाने में मदद की। इसके साथ ही सैमसंग की टीम ने अपनी प्रस्तुति में वोकल डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज को एक साथ मिल करने पर खास ध्यान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बॉडी मूवमेंट, बोलने की शैली और सांस लेने का पैटर्न आपस में तालमेल में हों, जिससे उनकी प्रस्तुतियां अधिक प्रामाणिक और आत्मविश्वासी लगे। इस समन्वित संचार तकनीक के कारण दर्शकों की जुड़ाव में 25% तक वृद्धि देखी गई और अभियान को मिल प्रशिक्षण के दौरान जानबूझकर की गई गतियों, संयमित व्यवहार और विशेष सांस लेने की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि वोकल और शारीरिक प्रस्तुति में निरंतरता बनी रहे। यह पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे एकीकृत रणनीति द्वारा प्रस्तुति के विभिन्न तत्वों को जोड़कर प्रभावी संचार सुनिश्चित किया जा सकता है। इस केस स्टडी से हमें यह समझने को मिलता है कि मूलभूत संचार अभ्यास प्रस्तुति के दौरान भौतिक स्थान का प्रभावी उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम उद्देश्य के साथ मंच या कमरे में नेविगेट करते हैं तो इससे श्रोताओं की भागीदारी और ध्यान दोनों बढ़ते हैं। संतुलित गति से चलना संवाद को जीवंत बनाता है और दर्शकों का ध्यान हम पर केंद्रित रहता है। इसके साथ ही रणनीतिक स्थानों पर विराम लेना भी जरूरी है, क्योंकि इससे श्रोता आप जब हम शरीर की भाषा को समझते हैं तो हम न केवल दूसरों की भावनाओं और इरादों को बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं, बल्कि अपनी बात भी अधिक प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं। शरीर की भाषा में महारत हासिल करना हमारे संवाद को स्पष्ट और असरदार बनाता है। यह सिर्फ शब्दों से आगे जाकर रिश्तों को मजबूत करने और गलतफहमियों को कम करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ 2 महत्वपूर्ण संदर्भ दिए गए हैं जिनका हमने इस प्रस्तुति में उपयोग किया है। पहला संदर्भ है बर्गून और उनके सहलेखकों द्वारा लिखित नॉनवर्बल कम्युनिकेशन, जो गैर मौखिक संचार के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्तार से समझाता है। यह पुस्तक इस क्षेत्र में व्यापक और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करती है। दूसरा संदर्भ है द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो इस स्लाइड में हम अस्वीकरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, यह सामग्री केवल प्रशिक्षण और आंतरिक उपयोग के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब है कि इसे बाहरी या आधिकारिक संदर्भ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सामग्री में दी गई जानकारी पूरी तरह से सटीक होने की गारंटी नहीं है, इसलिए आपको इसे ध्यान से और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अंत धन्यवाद आपके समय और ध्यान के लिए। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर इस प्रस्तुति से आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया बेझिझक साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।